हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में सेट 2 किया था, है ना, ये 2026 का है, 17 फरवरी। सो देखिए, ये क्वेश्चन पेपर कोड जो है वो 33 और 2 है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में हमने 1 से लेके 11 तक सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। इस वीडियो में हम 12 से 20 तक क्वेश्चंस करेंगे। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 12 है, इन द गिवन फिगर ट्रायंगल ए बी सी इज एन इक्वलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, ये आपको एक फिगर गिवन है, यहाँ पे ए बी सी जो है ये क्या है, इक्वलेटरल ट्रायंगल है, मतलब इसकी ऑल थ्री साइड्स क्या है, इक्वल है। क्लियर। देन ए डी इज द मीडियन ऑफ द ट्रायंगल ज्वाइनिंग टू द पॉइंट। देखो, और ए डी जो है वो मीडियन है, ठीक है, ज्वाइनिंग इन द पॉइंट ए। ठीक है, फिर 0 5√3/2 और D 0 0 पॉइंट बी एंड सी आर। ठीक है, तो देखो आपको ये डायग्राम दिख रहा होगा। क्लियर। देखो यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, पॉइंट बी और सी। ठीक है, आपको पॉइंट बी और पॉइंट सी। क्लियर। देखो इसे फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें क्या क्या चीज़ गिवन है, ए बी सी गिवन है, इक्वलेटरल ट्रायंगल है, एंगल ए के जो वर्टिसेस हैं वो 0 है ना, 5√3/2 है ए के पॉइंट जो है। फिर डी के पॉइंट अगर हम देखेंगे तो डी कहाँ पर है, इसमें डी शो हो रहा है 0 0 पे। क्लियर, ये दिख रहा होगा 0 0। सो अब ये डी जो है ये क्या है, मिड पॉइंट है ना बी सी का। डी को क्या बोलोगे, मिड पॉइंट ऑफ बी सी। ठीक है, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी सिंस ए डी इज मीडियन, क्योंकि ए डी हमारी क्या है, एक मीडियन है। क्लियर, तो डी हमारा क्या है, मिड पॉइंट है बी सी का। सो इन द इक्वलेटरल ट्रायंगल अगर हम देखें, तो इक्वलेटरल ट्रायंगल की जो हाइट होती है, ठीक है, हाइट जो होती है इक्वलेटरल ट्रायंगल की, वो होती है √3/2 इंटू साइड। क्लियर, ये इसका फॉर्मूला होता है, इक्वलेटरल ट्रायंगल की हाइट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, √3/2 इंटू साइड। क्लियर। अच्छा, हाइट यहाँ पे दी हुई है ए से डी तक। ठीक है, हाइट क्या दी हुई है हमारी, 5√3/2। क्लियर, देखो ये है, ये ए से डी तक और ये डी से सी है ना। तो देखो डी से सी नहीं, ए से डी तक अगर हम देखेंगे तो देखो ये तो हमारा 0 मतलब एक्स एक्सिस, और ए जो है हमारा कितना है, 5√3/2। तो ए डी की जो लंबाई क्या हो जाएगी, 5√3/2। क्लियर। तो देखो अब हम यहाँ पे पुट करते हैं वैल्यूज़। जैसे हाइट के प्लेस में क्या लिख दूंगी, 5√3/2। ठीक है, ये हमारी हाइट है, विच इज़ इक्वल टू √3/2 इंटू साइड। क्लियर। अब देखो ये √3/2 से √3/2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे हमारी जो साइड आई है वो कितनी आई है, 5 आई है। ठीक है, साइड हमारी 5 आ गई। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है बी डी और डी सी। तो आपको पता है कि बी डी और डी सी जो है ना, डी जो है वो मिड पॉइंट है बी सी का। क्लियर, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। सो देयर फॉर बी डी विच इज इक्वल टू डी सी इज इक्वल टू 5/2। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 5/2। क्लियर, डी क्योंकि क्या है, मिड पॉइंट, सिंस डी इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी। क्लियर। तो अगर आपको बी और सी के वर्टिसेस देखने हैं, तो देखो अगर आपको बी के लिखना है, ठीक है, यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये क्या एक्स एक्सिस पर है ना, ये देखो ये वाई एक्सिस वाली लाइन है, यहाँ देखिए ये वाई एक्सिस वाली और ये एक्स एक्सिस वाली, ये 0 0 पॉइंट है। यहाँ से अगर आप मूव करोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस आता है ना, तो एक्स एक्सिस के पॉइंट क्या बनेंगे, -5, और यहाँ पे लेफ्ट साइड में जाते हैं तो -5 होता है। सो -5, और ये वाई एक्सिस में क्या पड़ेगा, 0, ये 0। ठीक है, और एज इट इज सी एक्सिस के, सी के लिखने आपको पॉइंट, तो क्या लिखोगे, 5/2। आप इस तरफ मूव करोगे, ये भी क्या हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा, अपन ने अभी निकाला 5/2। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 0। तो ये आपके दो पॉइंट आ जाएंगे। आपका आंसर क्या होगा, देखो चेक करो इसमें ऑप्शन में, -5/2 और 0, 5/2 और 0, आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे हम यहाँ पे। देखो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहा गया है, द nth term of the AP is -1/3, 2/3, 5/3, 8/3, up to dash dash dash। ठीक है, ये आपको दी हुई है nth term। क्लियर, तो आपको क्या निकाल, nth term of the nth term of the APs, इस AP की nth term क्या होगी। क्लियर, इस AP की हमें nth term फाइंड करनी है। तो देखो अगर आपको जब भी कोई AP दिया रहता है तो सबसे पहले आपको क्या चेक करना पड़ता है, उसमें फर्स्ट टर्म है ना, उसकी फर्स्ट टर्म क्या कहलाएगी, -1/3। क्लियर, फिर आपको निकालना पड़ेगा कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए a2 - a1 करते हैं, तो a2 कितना अपना, a2 है अपना 2/3 माइनस और -1/3। ठीक है, अपन ये कॉमन डिफरेंस d निकाल लेंगे।
सो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/3 माइनस माइनस हो जाएगा +1/3। ठीक है, तो ऊपर हो जाएगा 3/3, 3 से 3 कैंसिल, तो कॉमन डिफरेंस कितना जाएगा हमारा 1। ठीक है, तो अब हम ये सब हटा के डायरेक्ट हमारा कॉमन डिफरेंस लिख लेती हूँ मैं 1। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा कि कॉमन डिफरेंस हमने किस तरीके से निकाला है। सो देखो यहाँ पे लिख लेते हैं 1। क्लियर। अब हम वैल्यूज पुट करेंगे फॉर्मूले में। सो देखो हमारा फॉर्मूला क्या कहलाता है nth टर्म वाला, ए एन विच इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर। सो पुट द वैल्यू हेयर। सो ए एन विच इज इक्वल टू -1/3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी के प्लेस पे 1। सो -1/3। ठीक है, फिर प्लस n माइनस 1, -1/3 प्लस n माइनस 1। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, चलो कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ देखो, अब यहाँ पे क्या करने वाले हैं हम यहाँ से हम 3 को एज अ एलसीएम ले लेंगे। 3 तो ये हो जाएगा -1 प्लस ये हो जाएगा 3n, फिर ये हो जाएगा -3। ठीक है, ये सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा अपना 3n, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो -4 अपॉन में 3। तो हमारी जो nth टर्म निकल के आएगी वो क्या आएगी 3n माइनस 4 डिवाइड बाय 3। क्लियर। चलो इसमें चेक करते हैं हम अपनी nth टर्म। सो यहाँ पे क्या आ जाएगी 3n माइनस 4 डिवाइड बाई 3, ये होगा अपना ऑप्शन। देखो इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो n अपॉन में 1 है, -4/3 है, 3 एज एलसीएम ले लोगे तो क्या हो जाएगा 3n माइनस 4। तो अपना आंसर क्या निकला था 3n माइनस 4 डिवाइड बाई 3। तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्लियर। देखो इनको देख के आप है ना गलत निशान नहीं लगाना। क्लियर। आपको क्या देखना है कि 3n माइनस 4 आना चाहिए, तो थोड़ा सा इसको सॉल्व करके देख लेना कि किस में 3n माइनस 4 आए। इसको तो सॉल्व करोगे नहीं, इसको भी सॉल्व नहीं करोगे, 2 हट गए, है ना। ये भी सॉल्व, ये वाला एक बार सॉल्व करके देख लेना। तो 3n माइनस 4 डिवाइड बाई 3, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। देखो क्वेश्चन नंबर 14 में हम क्या करने वाले हैं, PA एंड PB आर टेंजेंट टू अ सर्कल सेंटर्ड एट O। ठीक है, PA और PB क्या है, टेंजेंट है, उसका सर्कल क्या है O, सेंटर है O। ठीक है, सॉरी सेंटर एट O। इफ PBA, देखो PB और A, PBA आपका कितना दिया 65। ठीक है, देन फाइंड APB, आपको ये वाला एंगल फाइंड करना है। ठीक है, अब आप एक चीज़ इसमें याद रखना है टेंजेंट वाली प्रॉपर्टी में कि ये दोनों जो होते हैं आपस में, है ना, इन दोनों का सम कितना होता है 180 होता है। क्लियर। और ये वाला जो और ये है ना, ये भी क्या 90 डिग्री का एंगल बनाते क्रिएट करते, तो इनका सम भी क्या होता है 180 के इक्वल होता है। क्लियर, ये चीज़ याद रखना। तो जैसे अगर हमें सिर्फ देखो अभी हमें क्या पता हुआ है, यहाँ पे हमें पता हुआ है ये 65 है ये वाला। ठीक है, और ये 65 है, सो ये भी कितने का होगा हमारा 65 का होगा। क्लियर। अब आप इन एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के, आप तीनों एंगल को है ना ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी लगा के 65 + 65 प्लस ये APB इज इक्वल टू 180। ठीक है, इन दोनों को ऐड करो 130। सो 180 माइनस 130 करेंगे तो क्या आ जाएगा अपना एंगल APB आ जाएगा। ठीक है, सो 180 माइनस से करोगे तो 50 डिग्री। क्लियर। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा 50 डिग्री। ये देखो ये है हमारा आंसर 50 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। देखो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहा गया है, अ कोन ऑफ मैक्सिमम साइज इज कर्व्ड आउट फ्रॉम अ सॉलिड क्यूब्स ऑफ एज लेंथ L, द वॉल्यूम ऑफ द कोन इज, है ना, यहाँ पे कोन का वॉल्यूम फाइंड करना है। क्लियर, द वॉल्यूम ऑफ द कोन इज। सो देखो यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे देखो वॉल्यूम ऑफ द कोन का वॉल्यूम फाइंड करेंगे। सो देखो अ कोन ऑफ द मैक्सिमम साइज, है ना, इज कर्व्ड फ्रॉम अ क्यूब ऑफ एज L। क्लियर। तो इसकी जो एज है वो क्या है L है। फॉर मैक्सिमम कोन अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो बेसिक सर्कल्स है ना, फर्स्ट एग्जैक्टली इनसाइड द स्क्वायर फेस ऑफ क्यूब।
सो इसकी जो डायमीटर अगर हम देखेंगे तो डायमीटर हम क्या ले लेते हैं एल, क्लियर, डायमीटर एल, तो हमारी रेडियस क्या हो जाएगी L/2 हो जाएगी, क्लियर। अगर मैं इसका डायमीटर क्या ले लूँ एल ले लूँ तो हमारी रेडियस क्या हो जाएगी L/2 हो जाएगी, ठीक है। रेडियस क्या होती है डायमीटर का हाफ होती है। सो हाइट ऑफ द कोन विच इज इक्वल टू एज ऑफ क्यूब, ठीक है, मतलब इसकी जो हाइट है कोन की जो हाइट है वो एज ऑफ क्यूब की इक्वल है, क्लियर। तो हम क्या लिख सकते हैं कि हाइट ऑफ द कोन इक्वल टू एज ऑफ क्यूब, क्लियर। ये h बराबर L है हमारा। सो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन। तो वॉल्यूम ऑफ कोन V का फॉर्मूला जो होता है ना, V इक्वल टू 1/3 πr²h, ठीक है, ये हमारा V का फॉर्मूला होता है। अगर आप यहाँ पे वैल्यूज पुट करोगे सो क्या हो जाएगा 1/3 पाई, आर के प्लेस पे लिख दोगे आप क्या L/2 का होल स्क्वायर इंटू एच के प्लेस पे L पुट कर दोगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/3 पाई L² 4 इंटू L, क्लियर। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा πL², पाई L² और ये L है, एक ये L है तो L³ हो जाएगा, πL³, 4 3 12 है ना, तो πL³ अपॉन में डिवाइड बाय 12, क्लियर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, देखो यहाँ पे कहीं दिया है πL³ डिवाइड बाय 12, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्लियर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 है इक्वेशन ऑफ अनदर लाइन पैरेलल टू द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय 2x - 6y विच इज इक्वल टू 7 इज, ठीक है। अब देखो ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है ना, इक्वेशन ऑफ अनदर लाइन पैरेलल टू द लाइन। अब देखो ये वाला क्वेश्चन देखना, इस क्वेश्चन में बहुत से बच्चों का डाउट था, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन में अगर हम देखेंगे ये मतलब पैरेलल लाइंस बता रहा है, ठीक है, पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस की जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, देखो सबसे पहले आप क्या करो, ये आपको दिया हुआ है 2x - 6y और ये 7 दिया हुआ है, इसको -7 करो बराबर 0 के इक्वल कर लो, ठीक है। और ये जितनी भी आपको जो A B C D जो वैल्यूज़ गिवन है आप उनको भी एक ही तरफ ले आओ, LH से, है ना, लेफ्ट हैंड साइड, क्लियर। तो देखो अगर चाहो तो y को इस तरफ ले जाओ या तो फिर इन दोनों को इस तरफ ले जाओ, जो आपको करना हो वो कर लो, ठीक है। तो मैं y को इस तरफ ले जाती हूँ, तो मैं क्या लिख दूंगी 3x - 7 - y, ये मैंने फर्स्ट के लिए लिया है, ठीक है। अब पहले मैं फर्स्ट वाला चेक करूँगी बराबर 0, इसको इतना किया। अब अपन ने A1/A2, A1 हमने 2 और अपॉन में 3, B1/B2 -6 - 7 बराबर C1। अब देखो यहीं पे अगर आप देखोगे तो ये 3 2 भी नहीं कट रहा, ना ही ये 2 कट रहा है, माइनस माइनस तो कट रहा है, बट ये इसकी इक्वल नहीं है ना। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी बन गई, A1/A2 विच इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगी इंटरसेक्टिंग लाइन्स वाली प्रॉपर्टी बनी है, क्लियर। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा ऑप्शन नहीं रहेगा क्योंकि हमें पैरेलल वाला बताना है, क्लियर। सो इसको हम रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। अब हम मूव करेंगे बी ऑप्शन पर, क्लियर। अब देखो बी ऑप्शन में भी एज इट इज़ हमें यही स्टेप फॉलो करनी है, ठीक है, जब तक हमें प्रॉपर आंसर नहीं मिल जाता। देखो ये 2x है, माइनस प्लस 6y कर लो, ठीक है, और -9 कर लो विच इज़ इक्वल टू 0। मैंने इन दोनों को जो है 2x के इस तरफ ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफ़र कर लिया। सो देखो अब हम क्या करेंगे 2/2 विच इज़ इक्वल टू -6 अपॉन में प्लस का 6 विच इज़ इक्वल टू -7 अपॉन में -9। यहाँ से 6 से 6 कैंसिल, ये माइनस और प्लस का है, ठीक है, ये 1 1। तो देखो ये 1/1 विच इज़ नॉट इक्वल टू -1/1 विच इज़ नॉट इक्वल टू -7। तो देखो यहीं पे आ रहा है कि ये आपस में इक्वल नहीं है, तो ये भी वही शो कर रहा है A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2, ठीक है। तो ये भी वही चीज़ शो करेगा, तो ये भी अपना आंसर नहीं होगा। आई बस समझ में, बी आंसर नहीं होगा हमारा। अब हम नेक्स्ट उसमें मूव करेंगे, नेक्स्ट सी वाला है। सी वाला देखो ये 7 को हम इस तरफ ले आते हैं तो x - 3y - 7 विच इज़ इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करके देखोगे तो 2/1 विच इज़ इक्वल टू -6 अपॉन में -3 विच इज़ इक्वल टू -7 अपॉन में -7, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, देखो 2 विच इज़ इक्वल टू 2, ठीक है, और इक्वल टू ये माइनस से माइनस कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, तो 1 2 जो है 1 की इक्वल नहीं है, क्लियर। अब देखो यहाँ पे A1/A2 ये इसके अपॉन में कर लो, ये लो ये 1/1 कर लेते हैं इसको, ठीक है।
1/1। A1/A2 तो यहाँ पे क्या आ रहा है, देखो यहाँ पे अगर आप अच्छे से देखोगे, सो A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इज़ नॉट इक्वल टू, ठीक है, C1/C2। तो ये किस चीज़ को शो कर रहा है, ये होती है पैरेलल लाइंस, ठीक है, ये क्या होती है, पैरेलल लाइंस। कोइंसिडेंस लाइन देखो क्या होती है, जब तीनों इक्वल हो जाए। आएगा समझ में, अगर यहाँ पे 2/2 होता, अगर यहाँ पे 2/1 होता तो फिर हम लेते ये तीनों जो है आपस में इक्वल है, मतलब कोइंसिडेंस लाइन है, मतलब लाइन जो है एक दूसरे के ऊपर है, और यहाँ पे मेनी पॉइंट्स निकल के आएंगे, मतलब बहुत सारे सोल्यूशन निकल के आएंगे, मेनी सोल्यूशन। क्लियर। इंटरसेक्टिंग लाइंस में ओनली वन सोल्यूशन होता है, और जो पैरेलल लाइंस होती है उसमें क्या होता है, उसमें एक भी सोल्यूशन नहीं होता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो एक दूसरे के पैरेलल चलती है, वो कहीं पर एक दूसरे को ना तो कट कर रही ना टच कर रही हैं। आए वो समझ में। सो ये चीज़ याद रखना। तो हमारा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि उसने बताया था पैरेलल लाइंस के बारे में, ठीक है। चाहो तो आप इसको चेक करना या नहीं करना, फिर आगे आपको करने की ज़रूरत नहीं, जब आपको आंसर मिल गया है तो आप टिक करके आगे बढ़ना, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, x - 3y विच इज़ इक्वल टू 7। देखो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, देखो इन ट्रायंगल डी ई और एफ, ठीक है, इस ट्रायंगल में ए बी जो है वो पैरेलल है ई एफ के। सो देखो ये हमारी बीपीटी थ्योरम आ गई, ए बी जो है वो पैरेलल है किसके, ई एफ के। देन द वैल्यू ऑफ एक्स, तो बीपीटी थ्योरम जब आपको पता है यहाँ पे सारी की सारी वैल्यूज गिवन है, तो बीपीटी थ्योरम लगा देंगे, ठीक है। तो हम क्या लिख देंगे, ए डी अपॉन में ए ई, ये ए डी अपॉन में ए ई, और बी डी अपॉन में बी एफ, या डी बी अपॉन में बी एफ, ऐसा भी लिख सकते हो, बी डी अपॉन में बी एफ, ठीक है। सो यहाँ पे हम यहाँ पे लिख देते हैं 2x अपॉन में 3x + 1 विच इज़ इक्वल टू x अपॉन में 2x - 1/2। क्लियर। सो यहाँ से अगर आप इसको सॉल्व करोगे, सो यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी, देखो इसको इक्वल किस तरफ ट्रांसफ़र कर देना। सो 2x - 1/2 विच इज़ इक्वल टू, ये हो जाएगा x, इसको ट्रांसफ़र कर देंगे, हो जाएगा 3x + 1, ठीक है। इसको सॉल्व करती हूँ मैं यहाँ पे, देखो 2 2 जा क्या हो जाएगा 4x², 2 से 2 कैंसिल तो -x विच इज़ इक्वल टू, ये हो जाएगा 3x² और प्लस का x, ठीक है। अब हम देखेंगे यहाँ पे 4x², यहाँ पे -3x² -x विच इज़ इक्वल टू 0। अरे ये क्या कर दिया मैंने, देखो 4x² - x विच इज़ इक्वल टू 3x² + x, ये हमारी वैल्यू आई थी, ठीक है। सो 4x² - 3x² - x विच इज़ इक्वल टू 0। सो 4 में से 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा, x² बचेगा, 4 - 3 1, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, -2x हो जाएगा विच इज़ इक्वल टू 0। इसमें से x कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, x - 2 बचेगा विच इज़ इक्वल टू 0। तो x बराबर 0 और क्या हो जाएगा, x - 2 बराबर 0। सो हम क्या लिख देंगे, x बराबर 0 और x बराबर 2, ठीक है। तो आपके आंसर 0 और 2 होंगे। क्लियर। अब देखो, तो देखो लेंथ कैन नॉट बी 0, अब लेंथ को हम 0 तो ले नहीं सकते। क्लियर। तो हमको x की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी, 2 लेनी पड़ेगी। क्लियर। चलो यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन में कहाँ है 2, ये दिया है 2 ओनली, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ठीक है। आपको ये नहीं लगाना है, 0 और 2 नहीं लगाना है, क्योंकि हम लेंथ को क्या लेंगे, 0 तो लेंगे नहीं, लेंथ कुछ ना कुछ तो होगी, तो हम क्या लेंगे, 2 ओनली। क्लियर। नेक्स्ट हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, 3 × 11 × 13 + 3 इज़। देखो अगर आप यहाँ पे अच्छे से देखोगे, ये 3 और 3 को आप कॉमन ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 11 × 13 + 1, ठीक है। और इसको भी अगर आप सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 143 प्लस ये 3 कॉमन ले लिया था तो यहाँ पे 1 था, वन 144। अब 144 को तो आप है ना ब्रेक कर सकते हो, यहाँ पे भी देख सकते हो 3 भी और 144 भी है, मतलब मोर देन 2 फैक्टर्स, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा,
ये कौन सा नंबर है? मोर देन 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड अ कंपोजिट नंबर, ठीक है। सो ये क्या है? इवन है ना, नॉट प्राइम, ये कोई प्राइम नहीं है, कंपोजिट। तो देखो यहाँ पे क्या दिखेगा आपको, यहाँ पे दिख रहा है हाँ कंपोजिट नंबर, तो ये क्या है? कंपोजिट नंबर है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 और 20। सो देखेंगे 19 नंबर। देखो यहाँ पे असर्शन दिया हुआ है। असर्शन क्या कह रहा है यहाँ पे? रेडियस इज द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल, ठीक है, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो देखो रेडियस इज द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस ऑफ द टेंजेंट, है ना, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, तो ये तो ट्रू है। रीजन क्या दिया? रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, रेडियस जो है टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है, ये भी सही है ना। रेडियस जो है वो टेंजेंट से, देखो अपन ऐसे बनाते हैं ना टेंजेंट, और ये क्या रेडियस गई इसके परपेंडिकुलर हो जाएगी, ठीक है, तो ये भी ट्रू है। तो हमारा क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्लियर? देखो ए क्या दिया हुआ है? बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए, ठीक है, ए हो जाएगा इसका आंसर। फिर 20 वाला देखेंगे। देखो 20 नंबर के क्वेश्चन में क्या दिया है? tan 2 थीटा इज नॉट डिफाइंड एट थीटा विच इज इक्वल टू 45। अब देखो यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 45 दिया हुआ है ना, नॉट डिफाइंड एट थीटा इज इक्वल टू 45। देखो 2 थीटा इज नॉट डिफाइंड एट थीटा इज इक्वल टू 45। देखो चेक करते हैं, tan 2 थीटा अगर हम लें तो हम क्या लिख सकते हैं? tan थीटा के प्लेस पे 45 डिग्री लेंगे तो tan 90, ठीक है। अब विच इज़ नॉट डिफाइंड, है ना, और इसको हम क्या बोलेंगे? tan 90 की वैल्यू क्या होती है? नॉट डिफाइंड। तो इसमें यही कहा गया है द tan 2 थीटा इज नॉट डिफाइंड एट थीटा इज इक्वल टू 45। अगर थीटा इज इक्वल टू 45 है तो tan 2 थीटा जो है वो नॉट डिफाइंड आएगा। ये बिल्कुल सही है, ठीक है, करेक्ट है। अब sin 19, अब फिर सेकंड क्या दिया है? तो ये तो हमारा क्या हो जाएगा? ट्रू। फिर रीज़न क्या दिया है? sin 90 इज नॉट इक्वल टू, है ना, cos 90। क्लियर? तो यहाँ पे sin 90 की वैल्यू कितनी होती है? देखो हमें पता है cos 90 की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है ना, cos 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो tan को अगर हमको ऐसे लिखना है, tan 90 अगर हम लिख रहे हैं तो हम क्या लिख सकते हैं इसको? 1/0, क्योंकि ये क्या होता है? 1/0 होता है, नॉट डिफाइंड। क्लियर? तो ये वाला जो ऑप्शन है हमारा क्या हो जाएगा? ये भी ट्रू। तो रीज़न जो है एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को, ठीक है। देखो अगर चाहो तो आप इस तरीके से भी देख सकते हो उसको, जैसे sin 90 इज़ नॉट इक्वल टू cos 90, है ना। तो देखो sin 90 अपॉन में कर दो cos 90 इज़ नॉट इक्वल टू 1, ठीक है, ऐसा। फिर इसको क्या लिख सकते हो? tan 90 इज़ नॉट इक्वल टू 1, और ये करेक्ट है क्योंकि tan 90 जो है 1 के इक्वल होगा ही नहीं, है ना। tan 45 रहता है 1 का वैल्यू। क्लियर? सो यहाँ पे तो ये क्या आ जाएगा? नॉट डिफाइंड टर्म आ जाएगी। क्लियर? मतलब tan 90 किसके इक्वल होता है? नॉट डिफाइंड के, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा? रीज़न इज ट्रू, एक्सप्लेनेशन, ठीक है। सो यहाँ पे अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? बोथ आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सो यहाँ पे हमारे 20 तक क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अगर आपको आगे के भी क्वेश्चंस चाहिए हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा।